Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of July 2022. तो गाइज आज है तारीख 7 जुलाई 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सुखना लेक को। ये लगातार दूसरी बार चर्चा में है, तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर चर्चा की गई है, एक ऐसा लॉ जो कि पिछले 15-20 दिनों से लगातार चर्चा में है। तो क्वेश्चन बोलता है कि हमारे संविधान में कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर प्रोविजंस मेंशन करे गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन बी फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी एट्थ शेड्यूल या फिर ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग को वहाँ पर इसका आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, और यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मैंशनड है। अब देखो, इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्जामिनेशन से हम लोग रिलेट कर सकें, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज़ है उसको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल न्यूज़ क्या है इसको समझते हैं। पहले हेडलाइन इसकी पढ़ते हैं। स्पाइस जेट गेट्स डीजीसीए नोटिस फॉर सेफ्टी लैप्सेस। स्पाइस जेट क्या है, एक एयरलाइन है। तो एयरलाइन के अंदर हमने रिसेंटली काफ़ी सारे इंसिडेंसेस देखे हैं कि सेफ्टी को लेकर काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर सेफ्टी को लेकर बहुत सारी चूक देखने को मिली है स्पाइस जेट एयरलाइन के अंदर। इसी वजह से जो डीजीसी है, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने यहाँ पर नोटिस दिया है स्पाइस जेट को कि सुधार करो। अगर हम लोग डीजीसीए की बात करें तो ये क्या काम करता है, हमारी एयरलाइंस को रेगुलेट करने का वर्क करता है। ये देखो हुआ कि मैं आपको समझाता हूँ। अभी ट्यूसडे की बात है, ट्यूसडे में जो आपको ये बोइंग 737 मैक्स देखने को मिल रहा है, ये एक स्पाइस जेट है। तो होता क्या, यहाँ पर ये लैंड करता है कराची में। अब कराची में क्यों लैंड करता है, क्योंकि इसका जो फ्यूल इंडिकेटर है वो काम करना बंद कर देता है। और ये ट्यूसडे में हुआ था इस बार। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पहली बार हुआ है। स्पाइस जेट के अंदर हमने इस प्रकार की मिस्टेक्स लंबे समय से नोटिस करी हैं। इसी वजह से अब की बार डीजीसीए ने ये नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने यहाँ पर ये बोला कि देखो, स्पाइस जेट जो है ना, एक रिलायबिलिटी को एस्टेब्लिश करने में फेल हो चुका है। रिलायबिलिटी यानी कि स्पाइस जेट के ऊपर कैसे हम लोग विश्वास कर सकें, इसके अंदर यहाँ पर स्पाइस जेट लगातार फेल होता जा रहा है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे पैसेंजर्स की बात होती है। अब पैसेंजर्स यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं स्पाइस जेट के अंदर, इस प्रकार से छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हो रही हैं स्पाइस जेट से, वो कहीं ना कहीं लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकती हैं। देन उसके बाद डीजीसीए ये भी बोलता है कि स्पाइस जेट के जो सेफ्टी मार्जिन्स हैं, सेफ्टी को लेकर जो वर्क किया जा रहा है वो लगातार डिग्रेड होता जा रहा है, यानी सेफ्टी के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सारी बातें डीजीसीए नोटिस ने स्पाइस जेट को भेजी हैं कि भाई आपको यहाँ पर चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। उसके बाद में यहाँ पर एक वार्निंग भी दी है। वार्निंग के साथ साथ यहाँ पर बोल दिया है कि जो ये एयरलाइन है इसको परमिशन दी जा रही है कि आप कमर्शियल तरीके से ऑपरेट करो 2023 तक आपको ऑपरेट करने को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। तो एक वार्निंग यहाँ पर दी गई है। देखो क्या होता है आने वाले टाइम पर, किस प्रकार से चेंजेस यहाँ पर स्पाइस जेट करता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर पैसेंजर्स की चर्चा होती है। और इसी वजह से जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट भी किया और इन्होंने बोला कि देखो यार, पैसेंजर सेफ्टी जो है वो पैरामाउंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पैसेंजर सेफ्टी देखने को मिलती है। ये छोटे छोटे जो सेफ्टी को लेकर इश्यूज़ है ना, ये अपने आप में आप कर सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से इनको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो
आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अच्छा, एक चीज़, DGCA दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, DGCA कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? नहीं पता है तो सर्च करना, लेकिन आकर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी पढ़ाया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करो। पहला क्वेश्चन आप लोगों से आज का। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, जो हमारा टारगेट है यार उसको अचीव करवा दिया करो। एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए होता है, आप लोग इतना कर सकते हो। साथ ही साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, दीपक यादव एजुकेशन। जाकर इंस्टाग्राम पे जैसे आप टाइप करोगे आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, आज भी वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया यार, अभी मैं रिकॉर्ड जब कर रहा हूँ तो लगभग 6:25 हो रहे हैं। तो माइक के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं यार, कनेक्टिविटी में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बट कोई बात नहीं, इसको मैं रिजॉल्व कर लूँगा। तो अभी पिछले 2-3 दिनों से वीडियो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है कि यूट्यूब पर अपलोडिंग इशू भी आ जाता है। मैं अपलोड कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, तो उसमें अपलोड तो पहले तो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से हो जाता है, फिर प्रोसेसिंग के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और प्रोसेसिंग में मतलब मैं देखता ही रहता हूँ यार, अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाया। अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैं वीडियो के साथ में PDF सेंड कर दे रहा था, मतलब प्रोसेसिंग में इतना टाइम लग रहा है कि मैं PDF को बना भी ले रहा हूँ, उतनी देर में वो वीडियो प्रोसेस ही हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे, आज भी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है, फिर भी चलो यार मैं टाइम को मेंटेन कर दूंगा, ठीक है ना। पता नहीं क्या हो रहा है, ये माइक की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, बट कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि आपको जो वीडियो है वो 7 से 7:30 के बीच में मिल ही जाए, ठीक है। फिक्स्ड यहाँ पर 7 से 7:30 के बीच में आपको ये द हिंदू का वीडियो मिल जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे आते हैं और चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ फ्रंट पेज पर ही एक और आर्टिकल दिया गया है, कल आपने देखा होगा ट्विटर पर ये इशू ट्रेंड भी कर रहा था। तो जो LPG के प्राइसेस हैं, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये बढ़ चुके हैं, 50 रुपये से और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुका है। पिछले 2 महीने के अंदर ये तीसरी बार प्राइस बढ़े हैं, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल के अंदर मेंशन किया जाता है। तो LPG के दाम अभी टोटल बढ़कर मतलब 50 रुपये से इंक्रीज़ हुए। तो अगर आप लोग दिल्ली के अंदर देखोगे, देखो हर जगह पर रेट अलग अलग है। दिल्ली के अंदर देखोगे तो अभी यहाँ पर एक सिलेंडर के लिए आपको 1053 रुपीज़ पे करने होंगे। उसके बाद में मुंबई में अलग है, कोलकाता में अलग है, चेन्नई में अलग है, वो अलग अलग एरियाज़ के रेट्स दिए गए हैं। अगेन ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, बस खाली इन्फ्लेशन या फिर आप कह सकते हो ये जो प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, इतना ही आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। अब देखो आर्टिकल के अंदर ऑब्वियसली सिर्फ करंट इशू कवर किया गया कि हाँ प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया, आप लोग शुरू से लेकर एंड तक पढ़ोगे, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पता चलेगा। बस खाली एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाँ पिछले 2 महीने में तीसरी बार इसको रिवाइज़ किया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इम्पॉर्टेंट। अब डायरेक्टली मैं आप लोगों को कुछ स्टैटिक पोर्शन कवर करवाता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों से मैं पूछूँ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बता पाएंगे, काफ़ी सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ LPG और CNG दोनों के बीच के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आप यहाँ पर ये वाला पिक्चर देखो, इसको मैं PDF में डाल दूँगा। तो LPG क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब जब हम लोग बात करते हैं CNG की, तो CNG का हम लोग यूज़ करते हैं एज अ ऑल्टरनेटिव फॉर फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। आपने देखा होगा CNG वाले ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ पर हम लोग फ्यूल यानी कि जो पेट्रोल है, डीजल है, उसका एज अ ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं CNG। लेकिन जब बात आती है LPG की, तो LPG के अपने आप में काफ़ी सारे यूज़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे घर के अंदर LPG का इस्तेमाल होता है, सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए भी यहाँ पर LPG का यूज़ होता है। फिर उसके बाद में CNG का जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। CNG का प्राइमरी कंपोनेंट मीथेन होता है और LPG का जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद में यहाँ पर और क्या मेंशन किया गया, देखो जब हम लोग बात करते हैं CNG की और LPG की, CNG क्या करता है, ये बेसिकली यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस है यानी पोल्यूशन बहुत कम करता है, ग्रीन हाउस गैस बहुत लोअर क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो LPG है वो थोड़ा सा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू द CNG। देन उसके बाद में एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलेगी, जब हम लोग बात करते हैं LPG की सिलेंडर की, तो काफ़ी हद तक फ्लेमेबल है और आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हैवियर होता है, यानी कि हवा से भी ज़्यादा भारी होती है हमारी सिलेंडर की गैस। इस वजह से यहाँ पे जब गैस फैलती है वो, तो हम लोग को यहाँ पर थोड़ी देर तक वो गैस सूंघने को मिलती है, क्योंकि जो हवा है उससे भी भारी यह LPG होती है।
ठीक है, और हाईली फ्लेमेबल होती है, यानी कि ऑब्वियसली बात है अगर गैस फैल रही है बहुत तेज़ी से, माचिस भी जल जाए तो सब कुछ यहाँ पे जल जाता है। और जब हम लोग बात करते हैं सीएनजी की, तो सीएनजी यहाँ पर एलपीजी के कंपैरिजन में काफ़ी सेफ़ होती है, प्लस आप कह सकते हो कि एयर के कंपैरिजन में भी यहाँ पर काफ़ी हल्की होती है और एयर के अंदर हवा में तुरंत से एकदम से ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो हमारी एलपीजी होती है, जो सिलेंडर की जो गैस होती है, वो यहाँ पर थोड़ी सी खतरनाक साबित हो जाती है, इसको ध्यान रखना है। बाकी जो सीएनजी है इसका प्राइमरी सोर्स क्या होता है? देखो, सीएनजी को हम लोग निकालते हैं जो हमारे ऑयल के कुएँ हो गए हैं, उसके बाद बेड मीथेन वेल हो गया, कोल वेल्स हो गए, तो ये कुएँ जो हैं यहाँ से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जो हमारे कोयले का कुआँ हो गया, नेचुरल गैस वेल्स हो गए, यहाँ से हम लोग सीएनजी को ऑब्टेन करते हैं। जब बात आती है एलपीजी की, तो एलपीजी का जो मेजर सोर्स है वो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसी में से हम लोग यहाँ पर इस एलपीजी को निकालते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एलपीजी इज़ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल गैस फ्रॉम रिजर्वायर्स। ठीक है ना। तो ये कुछ यहाँ पर सिंपल से पॉइंट है जो कि आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में हेल्प कर सकते हैं। एलपीजी लगातार चर्चा में रहता है, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नव द हिंदू के अंदर आपको पता होगा एक डेली क्विज़ के नाम से भी पोर्शन आता है। हर रोज़ तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, कभी कभी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आज चर्चा की गई है वर्ल्ड चॉकलेट डे के बारे में, तो आज 7 जुलाई है। 7 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट करते हैं। अब चॉकलेट काफ़ी लोगों की फेवरेट होगी, डेफिनेटली होगी। चलो डिस्कस करते हैं ये वर्ल्ड चॉकलेट डे आखिरकार क्या है। तो हर साल 7 जुलाई को इंटरनेशनल चॉकलेट डे या फिर वर्ल्ड चॉकलेट डे के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब यहाँ पे इसका इतिहास क्या है इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जानना। जो ये चॉकलेट इंडस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, यहाँ से बहुत सारा पैसा जनरेट किया जाता है। ये चॉकलेट इंडस्ट्री लगभग $100 बिलियन से ज़्यादा की इंडस्ट्री है करेंट टाइम पे। प्लस एक स्टडी पब्लिश हुई थी जहाँ पे बताया गया जिनकी एज 30+ है वो ज़्यादातर यहाँ पर चॉकलेट्स को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो 11 से 20 ईयर्स के लोग हैं, बच्चे हैं खासकर, वो कम चॉकलेट खा रहे हैं, बट यहाँ पे जो 30 ईयर्स के अबव हैं वो ज़्यादा यहाँ पर चॉकलेट कंजम्पशन कर रहे हैं, ऐसा एक स्टडी ने भी बताया है। ठीक है ना। आगे आते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर और क्या मेंशन किया गया वर्ल्ड चॉकलेट डे के बारे में। ये तारीख ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन के अंदर तो डायरेक्टली पूछी जाएगी, वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली तारीख के हिसाब से। बाकी यहाँ पे बात करें इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। देखो, वर्ल्ड चॉकलेट डे को सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया था साल 2009 में। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ लोगों ने सोचा कि हाँ बिल्कुल हम लोग को एक दिन सेट कर देना चाहिए, और जुलाई 7 यानी 7 जुलाई को सेट कर दिया गया एज इंटरनेशनल चॉकलेट डे। बिकॉज इसके पीछे का है एक कारण ये है कि ये समय वो था, 7 जुलाई वो तारीख है जब चॉकलेट को सबसे पहली बार यूरोप के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 50-50 के अंदर, यानी 1550 में यूरोप के अंदर सबसे पहली बार चॉकलेट का इंट्रोडक्शन होता है। उसी वजह से यहाँ पर 7 जुलाई जो है ये तारीख को हम लोग वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट करते हैं। बाकी चॉकलेट से ही संबंधित एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन, इसको नोट डाउन करके रख लेना। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था लिथियम ट्रायंगल को लेकर। वो ट्रायंगल बेसिकली 3 कंट्रीज़ का ग्रुप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आता है एक कोकोआ ट्रायंगल, यानी कि चॉकलेट के मामले में एक कोकोआ ट्रायंगल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? ये घाना के अंदर देखने को मिलता है। घाना बेसिकली अफ्रीका के अंदर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर एरिया है, 3 अलग अलग टाउन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोकोआ का प्लांटेशन किया जाता है जिससे चॉकलेट बनाई जाती है। इसी वजह से इसको हम लोग कोकोआ ट्रायंगल बोलते हैं। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कोकोआ ट्रायंगल कहाँ पर है? घना के अंदर है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पर। नाउ यहाँ पे आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, चर्चा की गई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा है इनके थ्रू प्रोटेस्ट किया गया, और यहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट हम लोग देख रहे हैं बहुत लंबे समय पहले से जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है वो चला था, बीच में ये मामला शांत हुआ। अब यहाँ पे देखो आने वाले टाइम पर फिर से प्रोटेस्ट हो सकता है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है और बोला ये जा रहा है कि जो MSP है दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको कंटिन्यू करना चाहिए टिल द मार्केट्स बिकम एफिशिएंट। जब तक मार्केट अपने आप में एफिशिएंट नहीं हो जाता तब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कंटिन्यू रखना चाहिए। इस प्रकार का स्टेटमेंट निकल कर आता है संयुक्त किसान मोर्चा से। तो ये लोग डिमांड करते हैं कि यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता रहे। ठीक है ना, ये आप लोग को ध्यान रखना है।
ठीक है, बस खाली एक स्टेटमेंट है। अब आपको पता होगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि स्टेटमेंट के ऊपर इतना फोकस नहीं करना होता है। अगेन यहाँ पर एक स्टेटमेंट ही है कि हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है एग्जैक्टली यही बताने के लिए मैंने ये आर्टिकल को हाईलाइट किया है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर एग्रीकल्चरल प्राइसिंग का एक टॉपिक देखने को मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली एक मिनिमम प्राइस है जो कि यहाँ पर सरकार किसान भाइयों को देती है जब उनसे इस फसल को परचेज़ करती है। तो आपने पीडीएस के बारे में सुना होगा, ये तो यहाँ पे एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक होता है पीडीएस। पीडीएस क्या है? यह है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आपको राशन मिलता है। सरकार क्या करती है, यहाँ पे फार्मर से, किसान भाइयों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो क्रॉप से जो फसल है वो परचेज़ करती है, और परचेज़ करने के बाद में सरकार वो क्या करती है, आपको राशन में देती है बहुत सस्ते दाम में। तो फार्मर से परचेज़ करके सस्ते दाम में यहाँ पर आपको राशन में मिल जाता है। 2 रुपये 3 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ पर यह अनाज आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जब सरकार ने यहाँ पे फार्मर से इस फसल को परचेज़ किया तो इसके बदले में यहाँ पर एमएसपी दिया जाता है, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इससे फार्मर्स के लिए भी एक सिक्योरिटी बनी रहती है। फार्मर्स यहाँ पर टेंशन फ्री रहते हैं कि यार देखो हमें इतना तो प्राइस मिलना ही मिलना है अपने इस सामान का, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पर फार्मर्स को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है। तो ये हो गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात। अब बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर जो एक कॉन्सेप्ट है ये कैसे लाया गया। जो CACP है, दैट इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया था इस MSP के बारे में कि हमें 23 फसलों के ऊपर MSP को देना चाहिए। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, क्या सभी फसलों के ऊपर MSP नहीं लगती है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 23 क्रॉप्स हैं आज के टाइम पर जिसके ऊपर यहाँ पे MSP दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो रिकमेंडेशन, जो इसकी शुरुआत है वो CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग ने की थी। अब ये CACP क्या है, तो ये बॉडी यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। इस बॉडी के बारे में ये ध्यान रखना है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में। अब यहाँ पे देखो इस बॉडी के बारे में और भी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आई यानी कि वर्क कर रही है 1965 से, प्लस यहाँ पे सरकार को रिकमेंडेशन देती रहती है, सरकार को यहाँ पर एडवाइस करती रहती है चीज़ को लेकर। बट हम लोग अभी बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। तो मैंने जैसे बताया मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर आपको 23 क्रॉप्स देखने को मिल जाती हैं जो कि यहाँ पर MSP के अंदर कवर की गई हैं, जिसमें से 7 सीरियल्स हैं जैसे कि पैडी, वीट, बारले, जोवर, बाजरा, मेज़, रागी। उसके बाद 5 पल्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल। उसके बाद में ऑयल सीड्स देखने को मिल जाते हैं 7, जैसे ग्राउंड नट, रेप सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड। उसके बाद सीसमम। फिर उसके बाद में कमर्शियल क्रॉप्स आपको देखने को मिल जाती हैं, रॉ कॉटन, जूट, कोपरा। शुगर केन के ऊपर फेयर और रेमुनेटिव प्राइस दिया जाता है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो कि यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर कवर की गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2008 का, ये UPSC ने प्रीवियस ईयर में पूछा था। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? क्रॉप्स की, फसलों की। तो यहाँ पे 4 क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, वीट। ये 4 क्रॉप्स हो गई। अब यहाँ पे बताना यह है कि इन चारों में से कौन सी खारिफ क्रॉप है, ठीक है ना। अब खारिफ क्रॉप कौन सी आपको बताना, नीचे ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन A 1 and 3, ऑप्शन B 2 and 3, ऑप्शन C 1 2 and 3, या फिर ऑप्शन D 2 3 and 4। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन इसका करेक्ट आंसर दे पाता है। तो एग्रीकल्चर से ही संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और इसी के साथ में आपको एक और चीज़ बतानी है, वो क्या है, जैसे राबी, खारिफ और जैद, इन तीनों क्रॉप्स के बीच में क्या डिफरेंस है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसके बारे में भी ज़रूर से बताना है। चीज़ें आपकी रिवाइज होती भी चलेंगी। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ पहले आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज हमारे पास काफ़ी सारे एडिटोरियल्स हैं डिस्कस करने के लिए। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट और भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एक टर्म भी है। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, खासकर एडिटोरियल सेक्शन के अंदर। जैसे ये वाला एडिटोरियल है, ये बात करता है एडवर्टीज़मेंट को लेकर, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। खासकर मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट को लेकर यहाँ पर चर्चा करता है। फिर उसके बाद में एक एडिटोरियल ये है, खासकर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर, यह भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर चर्चा की जा रही है ट्रेड डेफिसिट के बारे में। कल मैंने आप लोग को ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल से शब्दों में बताया था, आप लोग को याद होगा। कल बताया था, शायद परसों बताया था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे ट्रेड डेफिसिट क्या है,
फिर उसके बाद में यहाँ पर करेंट टाइम पे ट्रेड डेफिसिट क्यों इतना देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पर समझेंगे, उसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आप लोगों से एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। मेंस का क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा। देखो आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को ज़रूर अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है, हाउ इज़ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये क्यों है चर्चा में। अभी आपको पता होगा G7 का समिट हुआ था। इस समिट के दौरान यहाँ पर इन सातों कंट्रीज़ ने एक इनिशिएटिव उठाया है। वो इनिशिएटिव है PGII, दैट इज़ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर ये जो PGII है ये हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग क्यों है, ठीक है, ये मतलब अलग कैसे है ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था, बहुत डिटेल से पढ़ाया है। इनफैक्ट मैंने कल वाले करंट अफेयर के वीडियो में PGII के बारे में बताया है। चाहो तो आप लोग कल वाले करंट अफेयर का वीडियो को भी एक बार देख सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। तो PGII क्यों बनाया गया था, ताकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल किया जा सके। देखते हैं आप यहाँ पे कितना अच्छा आंसर लिख सकते हो। 250 शब्दों में यहाँ पर आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, अगेन टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, आपको मेरा मेंस वाला चैनल मिलेगा। वहाँ पे 17-18 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं और वहाँ पे डेली बेसिस पर आंसर लिख रहे हैं। आप भी आंसर लिखोगे और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करोगे, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी क्या करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी मतलब आप जब रीड करोगे तो काफ़ी कुछ समझ में भी आएगा, काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगे, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानने को मिलेंगे। और उसके साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर जब दूसरे के आंसर को चेक करोगे तो उससे और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो रिव्यू ज़रूर किया करो। आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। ये आर्टिकल बात करता है इंडिया के ट्रेड डेफिसिट के बारे में। देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ट्रेड डेफिसिट का, फिर उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ट्रेड डेफिसिट नाम से पता चल रहा है व्यापार के अंदर कमी हो जाना। ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी के अंदर कैसे डिफाइन किया जाता है कि मान लो यहाँ पर एक कंट्री है जो कि व्यापार कर रही है, व्यापार में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों किया जा रहा है। जब ये बात ध्यान रखना, जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमने सामान को विदेशों में बेचा कम लेकिन विदेशों से सामान खरीदा ज़्यादा। एक बार और बोलता हूँ, एक्सपोर्ट जब हम लोग कम करेंगे और इम्पोर्ट हम लोग ज़्यादा करेंगे तो फिर यहाँ पर ये ट्रेड डेफिसिट वाली सिचुएशन कहलाती है। ऐसा कैसे, तो इसको समझो। जब हम लोग सामान को इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट बढ़ जाएगा तो आप ये सोचो कि देखो हम लोगों का जो कंट्री का पैसा है वो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को बाहर दूसरी कंट्रीज़ को पे करना होगा, क्योंकि वहाँ से हम लोग सामान मंगा रहे हैं। और जो एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट अगर कम रहेगा तो आप कह सकते हो हमारा सामान बाहर जा ही नहीं रहा है और इससे हमारा रेवेन्यू जनरेशन यानी कि हमारी कमाई नहीं हो पा रही है। तो ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन वो कंडीशन है यानी कि आपकी कमाई कम हो जाती है और खर्चे बढ़ जाते हैं, जो कि सरकार के लिए एक ख़तरनाक सिचुएशन मानी जाती है। तो इसी को हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। अब देखो ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ कवर करनी होती है YN न्यूज़। इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि अभी जून के महीने में, अभी पिछला महीना जून का था, तो जून के महीने में जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑल टाइम हाई निकला है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। इनफैक्ट आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। हम लोगों ने एक्सपोर्ट बहुत कम किया जून के मंथ में और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा किया है। अब डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो एक एक पॉइंट करके इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये देखो कि हुआ क्या, साल 2021-22 के अंदर हमारा जो व्यापार है वो लगभग आप कह सकते हो $400 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें से हम लोग देख पा रहे हैं एक्सपोर्ट भी हुआ है, इंपोर्ट भी हुआ है। लेकिन सिचुएशन ये हुई कि एक्सपोर्ट तो कम हुआ, इंपोर्ट ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं साल 2021-22 के अंदर, तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों किया जैसे मैंने आपको बताया। फिर हम लोग इसी को कंपेयर करें साल 2019-20 के अंदर, तो साल 2019-20 के कंपैरिजन में अब की बार साल 2021-22 के अंदर बहुत ज़्यादा व्यापार किया है। मैं आपको एक डेटा समझाता हूँ। साल 2019-20 के अंदर हम लोगों ने लगभग $313 बिलियन का व्यापार किया था, लेकिन यहाँ पे साल 2021-22 के अंदर हम लोगों ने $422 बिलियन का व्यापार किया है, मतलब एक्सपोर्ट किया है। तो आप कह सकते हो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार एक्सपोर्ट हम लोगों ने ज़्यादा किया। तो आप कहोगे अच्छी बात है, हमारी कमाई ज़्यादा हुई होगी। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन
जब आप लोग दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हो इम्पोर्ट का, तो इम्पोर्ट इससे भी ज़्यादा हो गया है। पिछले साल के कंपैरिजन में भी हम लोगों ने इम्पोर्ट ज़्यादा कर लिया है। भले ही अब की बार कमाई ज़्यादा करी हो, लेकिन इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है। अब ऑब्वियस सी बात है, इम्पोर्ट करोगे तो वो जो कमाई वाला पैसा है वो वहाँ पर खर्च हो जाना है। तो ये यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट वाली सिचुएशन इंडिया के अंदर पिछले इस महीने, खासकर जून के मंथ में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आई है। अब सर यहाँ पर क्वेश्चन यह है, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, व्हाट इज़ ड्राइविंग अप इम्पोर्ट एंड डेंटिंग एक्सपोर्ट। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इम्पोर्ट बढ़ गया और हमारे एक्सपोर्ट के अंदर इतना बड़ा डेंट लग गया या एक्सपोर्ट हमारा नहीं हो पाया। सबसे पहला कारण है रशिया की जो लड़ाई हुई है यूक्रेन से। वो अभी इस साल फरवरी के मंथ में रशिया ने यूक्रेन को अटैक करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही अटैक करना स्टार्ट किया तो दुनिया भर में काफ़ी सारी चीज़ों के दाम जो हैं वो बढ़ चुके थे, क्योंकि रशिया यूक्रेन दोनों ऐसे देश हैं जो कि बहुत सारी फसलें भी प्रोड्यूस करते हैं, कच्चा तेल भी प्रोड्यूस करते हैं, और जब प्रोडक्शन करते हैं तो दुनिया भर में इंपोर्ट भी करते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब होता क्या है, जब ये वॉर चला तो इस दौरान इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग व्यापार नहीं कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, वॉर से लड़ रहे थे तो व्यापार कैसे हो पाएगा। तो हुआ क्या, इन कंट्री से सामान इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आना बंद हो गया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो अपने उच्च स्तर पर पहुंच गई। और आप ये देखोगे कि हम लोगों ने अभी के टाइम पर, खासकर पिछले महीने की चर्चा की जा रही है ना, तो पिछले महीने में हमारा हाल ये हुआ कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करी हैं, क्योंकि हम लोग हाईली डिपेंडेंट है उन चीज़ों के ऊपर। एग्जाम्पल कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करी हैं। और पता है खास बात क्या है, कि जो चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसी के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि इंडिया कच्चा तेल बहुत मंगाता है, कोयला बहुत मंगाता है, हम लोग खाने वाला जो तेल होता है एडिबल ऑयल वो बहुत ज़्यादा मंगाते हैं। सनफ्लावर ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, ये बहुत ज़्यादा हम लोग मंगाते हैं अपने कंट्री के अंदर में। बट पता है क्या हुआ ये कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर चला तो रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पर इन सभी चीज़ों के दाम इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ चुके थे। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन ऐसे देश हैं जो कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भी करते हैं, कोल का प्रोडक्शन भी करते हैं, फिर साथ ही साथ आप ये भी देखोगे जो हमारे सनफ्लावर ऑयल वगैरह है इसका प्रोडक्शन भी करते हैं, पाम ऑयल का प्रोडक्शन भी करते हैं। तो जब इन दोनों में वॉर चला तो इंटरनेशनल लेवल पर ये सामान पहुंचा नहीं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। अब इनके दाम बढ़ गए तो हमें महंगा ही महंगा सामान परचेज़ करना पड़ा। और पिछले महीने तो हालात बहुत ही ख़राब थे। पिछले महीने हमने बहुत कुछ महंगे दाम में परचेज़ किया है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर में गोल्ड इंपोर्ट भी बहुत हुआ है। तो ये जो इंपोर्ट है इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ज़्यादा हाई दाम में हुआ। प्लस प्लास्टिक, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, वेजिटेबल ऑयल, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट के मामले में अगर हम लोग देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं पिछले महीने, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का बिल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। बाकी बात करते हैं एक्सपोर्ट की। तो आप कहोगे हमने एक्सपोर्ट क्या किया। देखो ये तो आपने समझ लिया कि हाँ, अब की बार का ट्रेड डेफिसिट क्यों इतना खतरनाक देखने को मिला, क्यों हमारा जो आप कह सकते हो कि इंपोर्टिंग वाला बिल है वो इतना बढ़कर आया, क्योंकि दुनिया भर में प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ा। पता है दूसरी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई एक्सपोर्ट से संबंधित। हम लोग एक्सपोर्ट ही बहुत सारा सामान करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में हम लोग फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ हो गया, कॉटन हो गया, प्लास्टिक प्रोडक्ट हो गए, ये सारे एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनकी इतनी डिमांड ही नहीं रही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपोर्ट इतना प्रॉपर नहीं कर पाए। ठीक है ना, यह आप लोग को ध्यान रखना है। ये चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट हुआ क्या, फिर भी यहाँ पर इसकी वजह से हम लोग को एक अच्छा कॉस्ट नहीं मिल पाया है, क्योंकि यहाँ पर इनके दाम जो है वो नॉर्मल रेट आपको देखने को मिलेगा। सभी जगह से सप्लाई हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, लेकिन जैसे वो कच्चा तेल वगैरह है ना, उनके दाम तो बहुत तेज़ी से बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इंडिया का इंपोर्ट बिल ज़्यादा रहा, कमाई कम रही, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है पिछले महीने वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको काफ़ी सिंपल से शब्दों में समझ लिया कि ट्रेड डेफिसिट क्या है, प्लस ट्रेड डेफिसिट क्यों हम लोगों को देखने को मिला करेंट टाइम पर। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, देखो अब यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल है, आपने थंबनेल देखा ही होगा। थंबनेल पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने आज का थंबनेल लगा रखा है।
अब जब आप थंबनेल के बाद देखोगे तो द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, वो ये है कि जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स हैं, इन्होंने यहाँ पर नेशन में, पूरे कंट्री भर में एंटी रेबीज़ वैक्सीन को यहाँ पर लॉन्च किया है। क्योंकि रेबीज़ जो है अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। रेबीज़ लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। रेबीज़ से होने वाली मौत इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इस वजह से अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रेबीज़। तो रेबीज़ को लेकर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया के अंदर रेबीज़ का जो कंसर्न, जो प्रॉब्लम है, वो काफ़ी बड़ी है। दुनिया भर में रेबीज़ की वजह से जितनी भी डेथ हो रही हैं, उसमें से 1/3 सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर हो रही हैं। हर साल लगभग 20,000 लोगों की जान जा रही है इस रेबीज़ की वजह से। हालांकि हम लोग उनको वैक्सीन देकर बचा सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पा रहे। इंडिया के अंदर जो लगभग आप कह सकते हो डॉग्स की पॉपुलेशन है, जो स्ट्रे डॉग्स है, वो 30 मिलियन के आसपास देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे इंसानों के अंदर सबसे ज़्यादा रेबीज़ को फैला रहे हैं। अब रेबीज़ होता कैसे है? तो बेसिकली एक वायरस की वजह से होता है, जो कि एक आरएनए वायरस है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है? जो हमारे डॉग हो गए, यानी कि कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मॉन्की हो गया, और भी कुछ जानवर होते हैं, इनके सलाइवा के अंदर, इनके थूक के अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है। और ये जानवर अगर किसी इंसान को काट ले तो वायरस वो उस इंसान के अंदर जाता है और फिर वो रेबीज़ वाली सिचुएशन को क्रिएट करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये रेबीज़ अपने आप में प्रॉब्लम बनती है। प्रॉब्लम क्यों बनती है पता है? क्योंकि यहाँ पर रेबीज़ की वजह से इंसान की डेथ भी हो जाती है अगर वो सही से टाइम पर ट्रीटमेंट ना करवाए तो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी निकल कर आती है कि हार्ट फेलियर हो जाता है कुछ सप्ताह के अंदर, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। उससे भी एक बढ़कर प्रॉब्लम है। उससे बढ़कर प्रॉब्लम है कि मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया, तो उसके ऊपर जो रेबीज़ के सिम्टम्स है, जो रेबीज़ के लक्षण देखने को मिलते हैं, वो थोड़े समय बाद देखने को मिलते हैं। 4 दिन भी लग सकते हैं, या 2 साल भी लग सकते हैं, या 2 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं वो लक्षण दिखने के लिए। तो इस वजह से वो इंसान जो है बुरी तरह से सफ़र करने लगता है। तभी तो बोला जाता है कुत्ता काटे तो तुरंत यहाँ पर इंजेक्शन लगवा लो। तो यहाँ पर रेबीज़ वाली सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि ये अपने आप में एक कंसर्न वाली बात है। साथ ही साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? तो देखो, एक सिंपल सा आप कह सकते हो तरीका है। जैसे कि बोला गया कि अगर मान लो किसी को कोई कुत्ता काट ले तो फटाफट क्या करना है, जहाँ पे वो घाव हुआ है ना, उस घाव को साफ़ कर लेना, उसको धो लेना है। पानी से धो लो, साबुन से धो लो रगड़ कर, जिससे कि यहाँ पे जो वो जर्म्स हैं बेसिकली वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि वही फिर वो फैलते हैं और वो उस इन्फेक्शन को बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हमें बताई गई हैं, ये सिंपल से जो चीज़ें वो की जा सकती हैं। उसके बाद में इंजेक्शन वगैरह ऑब्वियस सी बात है ज़रूरी है, ताकि इस रेबीज़ से बचा जा सके। अदरवाइज़ यहाँ पर ये जानलेवा बीमारी के अंदर कंसिडर की जाती है। तो रेबीज़ को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई। आगे आते हैं उसके बाद अगले एडिटोरियल पर। अब देखो, जब बात आती है एडिटोरियल की, तो आज मॉर्निंग में जब मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था, तो वैसे तो मैं रात में डाउन टू अर्थ ही पढ़ रहा था, तो उसके अंदर भी एक एडिटोरियल लिखा हुआ था। अब जब मॉर्निंग पढ़ता हूँ तो आज एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है डाउन टू अर्थ का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा एडिटोरियल है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ यार, ज़रूरी है, नॉलेज लेनी है, कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम है, अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसा नहीं है एक ही सोर्स से सब कुछ आएगा, अलग अलग सोर्सेज से यहाँ पर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है ये डाउन टू अर्थ का है, जैसा आप लोग वेबसाइट देख पा रहे होंगे। मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, बट आपके साथ में डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो हुआ क्या है, रिसेंटली आपको पता होगा नाइजीरिया के अंदर एक हाई ग्रेड का लिथियम पाया गया है ना। उसी के ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया इब्राहिम गरबा साहब के थ्रू, और इन्होंने बताया लिथियम की इंपॉर्टेंस के बारे में। आखिरकार लिथियम का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, लिथियम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो सारा डेटा मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है ना। आप स्क्रीन पर नीचे की साइड देखना, ये सारा जितना भी डेटा आपको स्क्रीन पर नीचे दिख रहा है, ये सब मैं आपको टेलीग्राम कह रहा हूँ, टेलीग्राम पर जो, हाँ ऑब्वियस सी बात है, पीडीएफ मिलता है, उसके अंदर मिल जाएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करना, और पीडीएफ के साथ साथ आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप पीडीएफ को ओपन करोगे तो आपको सारे आर्टिकल्स वहाँ पे मिलेंगे। तो आर्टिकल के साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे सिंबल्स देखने को मिलेंगे। इनको ओपन करने के लिए आप लोग एडोब एक्रोबैट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे WPS ऑफिस में भी यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हो, क्योंकि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग यहाँ पर टेंशन में रहते हो कि सर इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे।
तो कॉपी पेस्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे ना, तो यहाँ से आप देख पाओगे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। इन 3 डॉट्स पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, ये एडिट का ऑप्शन हो जाएगा। एडिट का ऑप्शन आ गया तो यहाँ पर आप देखोगे, जिसको मैंने इसको ये इस प्रकार से होल्ड किया। अब यहाँ से मैं कट भी कर सकता हूँ, ऊपर आपको दिख रहा होगा, कॉपी भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है ना, कट, कॉपी, क्लिपबोर्ड कुछ भी किया जा सकता है। तो आप लोग भी यहाँ पर इस प्रकार से अपने जो डिजिटल नोट्स बनाते हैं वो ही कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि वीडियोस को देख रहे हैं वो डिजिटल नोट्स को भी प्रेफर करते हैं, वो डिजिटली नोट्स बनाते हैं, क्योंकि हाथ से बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो डिजिटली बनाते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर डिजिटली बना सकते हो। तो कॉपी पेस्ट यहाँ से आप कर सकते हो, पढ़ कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कर सकते हो, आप पूरा भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके साथ में इंपॉर्टेंट ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिलहाल आज एक एडिटोरियल हम लोग डाउन टू अर्थ का भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे चर्चा किस लिए की गई है? चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पे नाइजीरिया जो कि अफ्रीका के अंदर एक देश देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या हुआ, हाई ग्रेड लिथियम पाया गया है। ठीक है, लिथियम बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हाई ग्रेड वाला पाया गया। अब सबसे पहले देखते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम बेसिकली यहाँ पर एक लाइटर एलिमेंट देखने को मिलता है, और लिथियम आप कह सकते हो कि पाया जाता है किसके अंदर में, एक रॉक के अंदर में, जिसको हम लोग रेयर कैंड ग्रेंसिस के नाम से जानते हैं। इस रॉक के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर बात की जाती है लिथियम की, तो लिथियम ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हाई ग्रेड लिथियम। तो हाई ग्रेड का मतलब क्या है? देखो, लिथियम हाई ग्रेड का वो होगा जिसके अंदर ऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो ऑक्साइड कंटेंट 1 से 13% के आसपास का होगा। तो उस लिथियम को हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ हाई ग्रेड लिथियम, जिसके यूज़ भी अपने आप में काफ़ी बढ़ जाते हैं। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, लिथियम के अंदर 0.4% के आसपास ही ये ऑक्साइड कंटेंट होता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है हाई ग्रेड लिथियम क्या है? तो जिसमें ऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा होगा वो हाई ग्रेड लिथियम कहलाएगा, ठीक है। अब जब बात करते हैं लिथियम की, तो हाई ग्रेड वाला जो लिथियम है अपने आप में इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, प्लस बहुत कम ही से मिलता है, ना के बराबर ये मिलता है, जो कि नाइजीरिया के अंदर भरपूर मात्रा में पाया गया। इसी वजह से ये अपने आप में यूनिक बात है और इम्पॉर्टेंट बात है। अब एक चीज़ और, लिथियम के एप्लीकेशंस क्या है, मतलब लिथियम का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? बहुत सारी जगह पर यूज़ किया जाता है। लिथियम को हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो मतलब डेंटल के अंदर जो मतलब कि दांतों की सर्जरी करवाई जाती है, या फिर जो नकली दांत वगैरह लगवाए जाते हैं, उसमें भी लिथियम का इस्तेमाल होता है। यानी लिथियम से स्पेशल ग्लासेस और सेरेमिक्स बनाए जाते हैं। खासकर लिथियम जो डेसिलिकेट है वो एक केमिकल कंपाउंड है जिससे ग्लास सेरेमिक बनाया जाता है। जो दांत वगैरह हैं वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल जो दांत आपको देखने को मिलेंगे, हमारे जो डेंटिस्ट है वो भी यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। दूसरा, लिथियम का यूज़ होता है एलॉय मेकिंग के अंदर, क्योंकि लिथियम मेटल जो है इससे हम लोग इंपॉर्टेंट एलॉयज़ बना सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो लिथियम के अंदर अगर हम लोग लेड को मिला दें, तो लिथियम के अंदर लेड मिला दें तो इससे हम लोग मोटर इंजन्स बना सकते हैं। लिथियम में एल्यूमिनियम मिला दें तो फिर यहाँ पर इससे एयरक्राफ्ट बनाया जाता है। एल्यूमिनियम मिलाने के बाद में एयरक्राफ्ट के हिस्से बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाए जाते हैं। लिथियम के अंदर मैग्नीशियम मिलाकर हम लोग आर्मर प्लेट्स को बनाते हैं। तो मतलब लिथियम के यूज़ अपने आप में काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ आता है रिचार्जेबल बैटरीज़, यानी कि बैटरी को आप रिचार्ज कर सकते हो। और वो जो बैटरी को रिचार्ज करने का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यहाँ पर लिथियम से लाया गया है। मतलब कि आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, कहीं पर भी आपको बैटरीज जो देखने को मिल रही हैं वो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, ठीक है ना। और वो जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं बेसिकली वो रिचार्जेबल बैटरीज़ हैं, आप उनको आराम से रिचार्ज भी कर सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है लिथियम के यूजेस के बारे में भी। तो बैटरीज़ को रिचार्ज करने के लिए भी यहाँ पर लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम बेसिकली बैटरीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ जाओगे, ठीक है ना। अब बैटरीज़ भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, वो यहाँ पर डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इतना ज़रूर जान लेना कि हाँ लिथियम का हम लोग यूज़ करते हैं बैटरीज़ के अंदर में। आगे आते हैं उसके बाद। अब लिथियम की जो डिमांड है ना वो करंट टाइम पे बढ़ चुकी है। रीज़न बहुत सिंपल सा है। अगर आप लोग एक लॉजिक लगाओ वीडियो को पॉज करके कि लिथियम की डिमांड क्यों बढ़ रही है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख पाता है। जब हम लोग बात करेंगे लिथियम की डिमांड बढ़ इसलिए रही है क्योंकि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि सारी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, पॉल्यूशन को कम करने के ऊपर फोकस कर रही हैं। पॉल्यूशन को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन चीज़ों का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बट आपको ये भी ध्यान रखना होगा, पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी यूज़ किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं इसके अंदर बैटरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है,
और अभी मैंने आपको बताया कि बैटरीज़ के अंदर लिथियम का यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ज़माना लगातार बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पर और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसकी वजह से लिथियम की डिमांड भी बढ़ चुकी है। अब लिथियम की डिमांड कितनी बड़ी है वो आप लोग एक डेटा से अंदाज़ा लगा सकते हो, ऐसा ऑथर बोलते हैं। यहाँ पे ऑथर ये बोलते हैं, जब आप लोग यहाँ पे साल 2010 में देखोगे तो लिथियम को दुनिया भर में मतलब आप कह सकते हो प्रोड्यूस किया गया था लगभग 28,100 मेट्रिक टन के आसपास, 28,100 मेट्रिक टन के आसपास 2010 में लिथियम प्रोडक्शन किया गया था दुनिया भर में। और 2019 में जब आप लोग देखोगे तो यही लिथियम का प्रोडक्शन 86,000 मेट्रिक टन तक पहुंच चुका था। ये 2019 तक है, अभी कोई लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोग लेटेस्ट डेटा को कभी हम देखेंगे या फिर आने वाले टाइम पर रिलीज़ होगा तो वो इससे भी कई गुना ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हो लिथियम का प्रोडक्शन दुनिया भर में लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि डिमांड भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी यहाँ पर ये बिक रहा है। ठीक है ना। बाकी हम लोग अब बात करते हैं इंडिया के अंदर लिथियम की क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारे रिसर्चर्स हैं एट एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट। इनका कहना यह है कि देखो इन्होंने भी यहाँ पर कुछ अंदाज़ा लगाया है, कुछ लिथियम रिजर्व्स इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। और वो लिथियम रिजर्व्स कहाँ पर हैं? कुछ छोटे छोटे पैचेस पाए गए हैं। कहाँ पे? कर्नाटका के सदर्न वाले हिस्से के अंदर जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो कर्नाटका में सदर्न डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है उसके सदर्न हिस्से में यहाँ पे एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे के तहत यहाँ पे पता लगाया गया कि वहाँ पे लिथियम पाया गया है, लिथियम हो सकता है। और इसी चक्कर में इंडिया का सबसे पहला लिथियम डिपॉजिट साइट है वो। ध्यान रखना, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बनकर आती है, सबसे पहला इंडिया का लिथियम डिपॉजिट साइट कहाँ पर है? वो है कर्नाटका के अंदर में, खासकर मंड्या डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद में अब क्वेश्चन यह है कि भारत देखो अभी बहुत सारे स्टेप्स उठा रहा है ताकि हम लिथियम का प्रोडक्शन खुद अपने देश में कर सकें। और हम लोग जो आज के टाइम पर लिथियम को इंपोर्ट कर रहे हैं उस इंपोर्टिंग को थोड़ा सा कम किया जा सके, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है लिथियम के ऊपर। हम लोग इम्पोर्टेड लिथियम के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारा लिथियम हम लोग अलग अलग देशों से मंगाते हैं। ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम लोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो लिथियम का जो इम्पोर्टिंग वगैरह है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारा बिल वगैरह ही बढ़ता है, हम लोग को और पैसा खर्चना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सस्ते में लिथियम ले सकें या फिर लिथियम का कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकें। क्योंकि यहाँ पे अभी आप देखोगे सस्ते में लिथियम भी मिल सकता है हम लोग को, अगर हम लोग 3 कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन को मेंटेन करके रखें तो 3 से 4 कंट्रीज़। और हमने ये काम किया भी है। और इसी के लिए इंडिया का यहाँ पर एक इनिशिएटिव है। इंडिया की यहाँ पर एक कंपनी है, वो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे बोला है कि ये काम कर रहे हैं अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया के साथ मिलकर। ये 4 देश वो देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो इंडिया का यहाँ पर जो लिमिटेड कंपनी है ये इन कंट्रीज़ के साथ में मिलकर काम कर रही है, खासकर लिथियम सेक्टर में, ताकि हम लोग लिथियम को यहाँ से ले सकें। क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर जैसे मैंने आपको बताया लिथियम भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। अभी हमने चॉकलेट ट्रायंगल पढ़ा था, कोकोआ ट्रायंगल, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिथियम ट्रायंगल के बारे में। तो लिथियम ट्रायंगल क्या है ये ध्यान रखना। तो लिथियम ट्रायंगल बेसिकली 3 कंट्री से मिलकर बना हुआ है, अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया। ये तीनों ही देश आपको साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अब जो आपको ये ब्लू कलर के पैचेस नज़र आ रहे हैं यही बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो आपको, सॉरी ये वाला एरिया नहीं है, यहाँ पे इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर आपको भरपूर मात्रा में लिथियम देखने को मिलेगा। और ये इस प्रकार से ट्रायंगल बना रहे हैं। तो भारत ने इन तीनों ही कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे हैं। उसके साथ साथ हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी काफ़ी चर्चा की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लिथियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये बात हो गई हमारे एडिटोरियल की। अब बात करते हैं लिथियम के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, जो कि मैं आपके लिए कुछ अलग से फैक्ट्स लेकर आता हूँ, वो यहाँ पर आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Li देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है और लाइटेस्ट मेटल है, ये भी ध्यान रखना है। तो लाइटेस्ट मेटल है लिथियम। इसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, पता है, अभी मैं आपके साथ में वो भी डिस्कस करूँगा। प्लस लिथियम हाईली फ्लेमेबल है, यानी खतरनाक है, अगर यहाँ पर आप कह सकते हो कि जलाया जाए तो तुरंत जल जाएगा। प्लस लिथियम एक अल्कली मेटल है, अल्कली के साथ साथ यहाँ पर एक रेयर मेटल भी है। अब क्वेश्चन ये है कि अल्कली और रेयर मेटल कौन कौन से होते हैं। तो जब आप लोग यहाँ पर लिथियम के बारे में पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको लिथियम देखने को मिलता है 3रे नंबर पर।
हाइड्रोजन, हीलियम और उसके बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये हीलियम बेरिलियम के बीच में आता है लिथियम, ठीक है ना। और लिथियम के बारे में अगर आप लोग जानोगे तो इसका एटॉमिक नंबर ध्यान रखना 3 है, और साथ ही साथ में इसका सिंबल है Li और एटॉमिक वेट। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि GS पेपर 3 साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी मैंने अभी आपको क्या बताया था, लिथियम एक अल्काली मेटल है और रेयर मेटल है। अब जब हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो इसमें अल्काली मेटल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो ये पहली वाली रो है वो ये वाली है, ठीक है ना, जिसमें आप कह सकते हो ये रहा, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सेजियम हो गया, फ्रैंकियम हो गया, ये सब हो गए। ये हमारे क्या हैं, ये अल्काली मेटल से ध्यान रखना, ये पिंक कलर में जो हैं ये हैं सारे अल्काली मेटल्स। तो लिथियम इसी कैटेगरी में आता है। उसके बाद में लिथियम जो है एक रेयर अर्थ मेटल है, ये भी यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर भी आपको यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसके अंदर भी लिथियम को कंसिडर किया जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ पे ये भी एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। अब देखो अल्काली मेटल्स के बारे में बताया गया, रेयर मेटल्स के बारे में बताया गया। तो रेयर मेटल्स में क्या क्या हैं, नायोबियम, टेंटलम, लिथियम, ये देखने को मिलता है। बाकी अल्काली मेटल्स क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ ये जो मेटल्स हैं इनका बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया है। प्लस लिथियम एक लाइटेस्ट मेटल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था साल 2008 में। साल 2008 का क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स कॉन्स्टिट्यूट्स द लाइटेस्ट मेटल एंड द हैवीएस्ट मेटल रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो ये अलग अलग मेटल्स दिए गए हैं इसमें से यहाँ पर मतलब जोड़ा बना कर दिए गए हैं। बताना यह है कि इनमें से एक ऐसा जोड़ा है जिसमें एक सबसे ज़्यादा हल्का मेटल है और एक सबसे ज़्यादा भारी मेटल है, वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा। लिथियम एक लाइटेस्ट मेटल है, क्योंकि इसका जब आप लोग यहाँ पे मतलब ये जो एटॉमिक वेट देखते हो तो 190.2 देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ओस्मियम है, ओस्मियम ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो इसका ओस्मियम जो है ये हैवीएस्ट मेटल है, जैसे मैंने आपको बताया। लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो लाइटेस्ट मेटल जो होता है वो मेटल होता है जिसका एटॉमिक वेट कम होता है, और हैवीएस्ट मेटल वो होता है जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है। तो आप कह सकते हो ओस्मियम का जो एटॉमिक वेट है वो बहुत ज़्यादा है, 190.2 है, इस वजह से यहाँ पर यह हैवीएस्ट मेटल है। बाकी लिथियम का यहाँ पर वेट, एटॉमिक वेट काफ़ी कम है, इस वजह से यहाँ पर लिथियम एक लाइटेस्ट मेटल है। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो 6.941 है, जैसा मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था। इसी वजह से बोला था कि एटॉमिक वेट के बारे में ध्यान रखना। तो ये बात हो गई इस वाले एडिटोरियल की। 2 एडिटोरियल्स हमने इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। आप लोग बता सकते हो उस प्रकार से मैं अलग अलग न्यूज़पेपर के एडिटोरियल भी ले आया करूँ क्या। इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। देखो बात यह है ना कि एक सोर्स के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी कवर करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक सोर्स से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए वैसे भी मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो लाता हूँ, वहाँ पे डिस्कशन करता हूँ इन सारी चीज़ों का। फिलहाल आज कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है एडवर्टीजमेंट को लेकर कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए गए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन किया गया है एक एक करके हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझने वाले हैं। देखो सबसे पहले चीज़, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं एडवर्टीज़मेंट की, तो इस आर्टिकल को क्यों लिखा गया। इस आर्टिकल को यहाँ पर इसलिए लिखा गया क्योंकि रिसेंटली एडवर्टीज़मेंट को टैकल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट ऐसे होते हैं जो कि मिसलीडिंग होते हैं, यानी कि दिखाते कुछ और हैं देते कुछ और हैं, या सरोगेट वाले एडवर्टीज़मेंट होते हैं। सरोगेट एडवर्टीज़मेंट क्या होते हैं आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वो चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर एक स्टेप उठाया गया था। तो हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं, और उस गाइडलाइन के अंदर पूरा फोकस किया गया है कि जो गलत एडवर्टीज़मेंट है या फॉल्स एडवर्टीज़मेंट है या फिर कुछ ऐसे एडवर्टीज़मेंट जो कि लोगों को मिसलीड कर रहे हैं उनको रोका जा सके। इसके लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस को अभी लेकर आया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एडवर्टीज़मेंट ऐसे होते हैं जो कि चिल्ड्रन यानी बच्चों को टारगेट करते हैं, ठीक है ना, और वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक एडवर्टीज़मेंट, बच्चों के लिए बहुत गलत एडवर्टीज़मेंट है, बच्चों को गलत रास्ते में भी ले जा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह अभी लाई गई हैं, इसी वजह से ये एडिटोरियल आया है चर्चा में। सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस गाइडलाइन के अंदर एक डेफिनेशन दी गई है वैलिड एडवर्टीज़मेंट की, कि वैलिड एडवर्टीज़मेंट क्या होता है और इनवैलिड एडवर्टीज़मेंट क्या होता है। गाइडलाइन ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है वैलिड एडवर्टीज़मेंट के ऊपर। देखो एक एडवर्टीज़मेंट
वैलिड तब होगा जब उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल सच्चा होगा, एक ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे होंगे, एक्यूरेसी के साथ काम किया जा रहा होगा, प्रैक्टिकल होगा, तब जाके वो यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट माना जाएगा। नहीं तो फिर लोग दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, यानी कि गलत एडवर्टीजमेंट है, फॉल्स है। प्लस कुछ एडवर्टीजमेंट होता है जो कि बिल्कुल अलग लेवल पर है, जो कि लोगों को मिसलीड ही कर देते हैं। तो वैसा ना हो, ये यहाँ पर आप कह सकते हो गाइडलाइंस के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर गलत एडवर्टीजमेंट होगा तो लोगों की सोच भी यहाँ पर उस प्रकार से डेवलप होने लगती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। बाकी इसी गाइडलाइन के अंदर सरोगेट एडवर्टीजमेंट को रोकने के बारे में चर्चा की है। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमने काफ़ी बार सुना तो है। देखो, सरोगेट एडवर्टीजमेंट की जब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। इट रेफर्स टू द एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स इन द शैडो ऑफ अदर गुड्स। यानी कि आप एक गुड का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लेकिन आप मतलब बेच कुछ और रहे हो और बेचते कुछ और हो। एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया गया, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, आप मतलब तंबाकू का ले लो, मतलब पान मसाला देखोगे, पान मसाला बेचा जा रहा है लेकिन हकीकत में तंबाकू बेच रहे हैं। इस प्रकार से मतलब आप बेच तो कुछ और, मतलब बेचते तो कुछ और ही हो और दिखा कुछ और है। जैसे इम्पीरियल ब्लू का एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है, इम्पीरियल ब्लू के अंदर वो डिस्क का एडवर्टीजमेंट करते हैं लेकिन हकीकत में शराब बेचते हैं। तो ये होता है सरोगेट एडवर्टीजमेंट, कि आप दिखा कुछ और रहे हो लेकिन हकीकत क्या है आपकी, वो सबको पता है, आप बेचते कुछ और हो, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरोगेट एडवर्टीजमेंट। तो जैसे तंबाकू का ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं पान मसाला के नाम पर, तो हो क्या रहा है, इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे एक्ट हैं तंबाकू को रोकने के लिए, है ना। तो वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि तंबाकू अपने आप में लोगों के लिए खतरनाक है। तो ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या कर रहा है, लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हो लोगों तक यहाँ पे तंबाकू के बारे में बात पहुँचा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक गाइडलाइंस लेकर आई गई हैं, और एक गाइडलाइंस के अंदर मेंशन किया गया है कि आप लोग यहाँ पर इस सरोगेट एडवर्टीजमेंट को बिल्कुल नहीं कर सकते हो। सरोगेट एडवर्टीजमेंट को बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया है। मतलब आप कुछ और हो, ये सबको पता है कि ये क्या हो, और एडवर्टीजमेंट किसी और चीज़ का कर रहे हो, तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। मतलब बड़ी कंपनी है, शराब की बड़ी कंपनी है, सब जानते हैं कि हाँ भाई शराब की रॉयल स्टैग ये बड़ी कंपनी है, इम्पीरियल ब्लू ये बड़ी कंपनी है। लेकिन जब आप लोग टीवी पे या कहीं पर एडवर्टीजमेंट देखोगे तो डायरेक्टली वो शराब का नहीं करते हैं, किसी और चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं, हालांकि सबको पता है कि हाँ वो अल्कोहल की ही कंपनी है। इसी को यहाँ पे हम लोग सरोगेट एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के बारे में चर्चा की है। उसके बाद में अब की जो गाइडलाइंस आए हैं उसमें एक चीज़ के ऊपर और फोकस किया गया, कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट है जो कि बच्चों को टारगेट करते हैं, उसको भी रोका जाएगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। बच्चों के प्रति यहाँ पर कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कि बच्चों को एनकरेज करते हैं गलत काम करने के लिए, स्मोकिंग करने के लिए, अनहेल्दी गुड्स खाने के लिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने के लिए। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है बहुत गलत है, बच्चों को एक गलत राह पर लेकर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी रोका जाएगा। और गाइडलाइंस के अंदर मेंशन कर रखा है कि मान लो कोई अनहेल्दी खाना है जो कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के तौर पर दिखाया जा रहा है, तो उसको कोई भी आप कह सकते हो बच्चा ना प्रमोट करे, बच्चे से एडवर्टीजमेंट ना करवाया जाए, कोई स्पोर्ट्स पर्सन से एडवर्टीजमेंट ना करवाया जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर अपने आप में इनकी फील्ड फिटनेस वाली अलग फील्ड आपको देखने को मिल जाएगी। या फिर बच्चा एडवर्टीजमेंट करेगा तो उसका भी गलत इंपैक्ट पड़ेगा। बच्चा एडवर्टीजमेंट, अगर बच्चे से एडवर्टीजमेंट करवाया जाएगा यानी कि बाकी सारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, बाकी सारे बच्चों की तरफ इस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। तो ये भी यहाँ पे अपने आप में एक कंसर्न देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये बहुत गंदे प्रोडक्ट हैं, अगर आप लोग यहाँ पे इस गंदे प्रोडक्ट से बच्चों को टारगेट कर रहे हो तो अगेन इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पे रोक लगाई गई है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको लेकर यहाँ पे गाइडलाइंस लेकर आई गई। आगे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपको क्लियर हो गया है। बाकी यहाँ पे बोला गया देखो कुछ और भी चेंजेस हम लोग को करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यहाँ पर गाइडलाइंस ने बोला है कि भैया जब आप लोग एडवर्टीजमेंट दिखाओगे तो आप यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे सकते हो, और मतलब डिस्क्लेमर दो और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर बता सकते हो उस पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट को लेकर, सारी डिटेल्स आप लोग को बतानी चाहिए। अब जो एडवर्टाइज़र होता है उसको यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है अपने पूरे प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्ट है उसमें खामियाँ हैं, ठीक है, खामियाँ आपको देखने को मिलती हैं, खूबियाँ देखने को मिलती हैं, सभी चीज़ें। तो अच्छाइयाँ तो बताई जाती हैं और कमियाँ दुबका दी जाती हैं। तो जो एडवर्टाइज़र होगा, जो एडवर्टीज़मेंट करेगा, तो उसको यहाँ पर कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है,
सब कुछ यहाँ पे एज अ डिस्क्लेमर बताना है, ये यहाँ पर बोला गया, ठीक है ना। तो गाइडलाइंस के अंदर ये सारी बातें बताई गई ताकि जो भी इंसान देख पाता है वो अच्छे से चीज़ों को समझ सके, और जो भी आप लोग यहाँ पर चीज़ें दिखा रहे हो वो ऐसा हो, विजिबल हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे एडवर्टीज़मेंट को लेकर कि सच्चाई, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दी तो गई है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन दिखाई ही नहीं पड़ती है, इतनी छोटी छोटी है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो तरीके से दो ताकि सभी लोग यहाँ पर अच्छे से उसको पढ़ सकें। तो यहाँ पे एट द लास्ट यहाँ पे मेंशन ये किया जाता है कि जो एडवर्टीज़मेंट है इसको यहाँ पे गेन किया जाता है ताकि कंज्यूमर्स के ट्रस्ट को यहाँ पे हासिल किया जा सके, ना कि कंज्यूमर के ट्रस्ट को हम लोग तोड़ें, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट को किया जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, एडवर्टीज़मेंट के ऊपर ये गाइडलाइंस यहाँ पे जारी करी गई हैं। बाकी कुछ एज एडवर्टीज़मेंट जो कि बच्चों को टारगेट करते हैं या फिर सरोगेट प्रकार के एडवर्टीज़मेंट, इनके ऊपर रोक लगाई गई है। आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को डिटेल से समझ लिया है। आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। नाउ अगला एडिटोरियल आपको यहाँ पर ये दो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एडिटोरियल इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे चर्चा की गई है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस के बारे में। अभी रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में डिस्कशन, बातचीत भी हुई थी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर। वो क्या बातचीत है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नीचे मैं आपको नोट्स के फॉर्म में ये सारी बातें बताने वाला हूँ। तो क्या हुआ है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों ने मिलकर अभी फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन किया है, यानी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट हुआ है न्यू दिल्ली में। मतलब इस अग्रीमेंट को लेकर बातचीत की गई है। बहुत लंबे समय से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो अभी आप कह सकते हो ये व्यापार को लेकर जो नेगोशिएशन किया गया है ये फर्स्ट राउंड की बातचीत थी, यानी पहला सेशन हो चुका है। इसका जो दूसरा सेशन है वो भी यहाँ पर जल्द ही होने वाला है, सितंबर के मंथ में। तो 2022 में सितंबर के मंथ में ब्रसल्स के अंदर सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन होगा, जहाँ पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन व्यापार को लेकर चर्चा करेंगे। अब पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये यूरोपियन यूनियन क्या है, क्योंकि इंडिया एक देश है समझ में आ गया। अब यूरोपियन यूनियन क्या है पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक ग्रुप है जिसके अंदर 27 कंट्रीज़ आती हैं। तो 27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, ये आपको ध्यान रखना है। आप कह सकते हो कि इनमें से जो 19 कंट्रीज़ है वो तो यूरो का यूज़ करती हैं, यूरो एज अ करेंसी यूज़ करती हैं। बाकी 8 यूरोपियन मेंबर्स जो हैं बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, ये यहाँ पर यूरो को यूज़ नहीं करती हैं। फिर उसके बाद में और क्या मेंशन किया जाता है, यूरोपियन यूनियन बेसिकली अपने आप में मतलब काफ़ी पुराना सा ये ग्रुप देखने को मिल जाता है, बहुत टाइम हो चुका है ये साथ में खड़े हुए हैं। अब इसी पूरे ग्रुप के साथ में, इन्हीं 27 कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन यहाँ पर किया गया है, खासकर व्यापार को लेकर। तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बताता हूँ। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने बातचीत करी है व्यापार को लेकर अभी भी, और बहुत लंबे समय पहले से हम लोग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बहुत लंबे समय पहले, यहाँ पर आप कह सकते हो एक बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट किया गया था 2007 के अंदर में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा व्यापार वगैरह किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप लोग कह सकते हो ये जो बातचीत है वो थोड़ी सी रुक गई थी, व्यापार के ऊपर ज़्यादा फोकस कर नहीं पाए, यानी स्टार्टिंग में करते थे, बीच में नहीं कर पाए और बीच में फिर रुका हुआ था। नाउ फाइनली फिर से फोकस किया जा रहा है ताकि हम लोग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ में व्यापार को बढ़ा सकें। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने आप में भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो पूरा हिस्सा है ना, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ध्यान रखना। अभी फर्स्ट पर यूएस है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो सेकंड नंबर पर ये यूरोपियन यूनियन जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट मतलब ट्रेड करता है हमारे साथ में। जब आप लोग साल 2021-22 में देखोगे ना, तो इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है यूरोपियन यूनियन के साथ में वो लगभग 116 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का गया है। अब इसी व्यापार को अगर बढ़ाना है तो इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ चार्जेस लगती हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर खुल जाएंगी, और ज़्यादा मतलब व्यापार जो है वो बढ़ेगा, उसके ऊपर छूट दी जाएगी। तो दुनिया भर में इतने सारे डिसरप्शंस आए, कोविड-19 पेंडेमिक आया, ये सब कुछ आया, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में साल 2021 और 20 के बीच में जो व्यापार है ना वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है। 43% से भी ज़्यादा ग्रोथ से हम लोगों ने ये व्यापार देखा है, ठीक है ना। बाकी आपको पता ये भी होना चाहिए कि भारत के लिए यूरोपियन यूनियन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत के लिए एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। मतलब कि हम लोग सामान बहुत सारा बेचते हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को। प्लस यूरोपियन यूनियन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं
वो लगातार बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के अंदर में, और जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो चुका है। एक टाइम पर 8% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया जाता था, यूरोपियन यूनियन कंट्री से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आया करता था। अब वो 8 से 18% हो चुका है, 8 से 18% हो चुका है। अब लगातार इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, लगातार बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। यूरोपियन यूनियन क्या है ये हमने डिस्कशन कर ही लिया था। अब यूरोपियन यूनियन क्यों है इंपॉर्टेंट भारत के लिए, उसके बारे में चर्चा की गई है, इंपॉर्टेंस के बारे में। तो देखो, ये जो यूरोपियन यूनियन है ये इंडिया के साथ में काम करता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें, शांति को बना सकें, जॉब्स, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर यहाँ पर ये दोनों काम करते हैं। फिर उसके बाद में आप कह सकते हो इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो कॉपरेशन है ये बहुत लंबे समय पहले से इवॉल्व हुआ है, और अब की बार हमारा जो फोकस है वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर फोकस है। आपको पता होगा 2030 तक हम लोगों ने 17 गोल अचीव करने के ऊपर फोकस कर रखा है। तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए भी दोनों कंट्रीज़ काम कर रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन की मदद भारत को डेफिनेटली मिलेगी और भारत की मदद यूरोपियन यूनियन को मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा यूरोपियन यूनियन है, जहाँ पे हम लोग अपना बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप कह सकते हो एक डेस्टिनेशन पॉइंट ये देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत सारा सामान हम लोग बेचते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत है, हम लोग व्यापार कर रहे हैं, हमें भी फ़ायदा, उनको भी फ़ायदा। तो इस वजह से यहाँ पर ये यूरोपियन यूनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। तो रिसेंटली क्या प्रोग्रेस देखने को मिला है उसको लेकर चर्चा की गई थी, मैंने आपके साथ में ये डिस्कशन कर लिया है। नाउ आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है टॉकिंग स्टॉक ऑफ 5 ईयर्स ऑफ जीएसटी, सॉरी टेकिंग। देखो क्या हुआ है, जीएसटी को 5 साल हो चुके हैं इम्प्लीमेंट हुए, 2017 के अंदर लेकर आया गया था। तो तब से अभी तक अगर हम लोग देखें तो जीएसटी से क्या हुआ है, तो ऑथर ये बोलते हैं कि भाई पता ये चलता है जीएसटी की वजह से जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो बेसिकली आप कह सकते हो कि फूड आइटम्स पे तो नहीं, मतलब महंगाई जो है फूड आइटम्स पे तो कम हुई है, लेकिन जो नॉन फूड आइटम्स हैं, खाने वाले चीज़ें नहीं हैं, उसके ऊपर ज़्यादा बढ़ी है। मतलब जीएसटी का इम्पैक्ट ऑब्वियस ही बात है महंगाई पर हुआ है, मतलब जीएसटी से महंगाई बढ़ी है, लेकिन फूड आइटम्स पर महंगाई नहीं बढ़ी है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उस पर महंगाई नहीं बढ़ी है। जो ना खाने वाली चीज़ें हैं, तेल वगैरह जो है आप देख पाओगे उस पर यहाँ पर महंगाई इंक्रीज, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो ये बातें यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी गई हैं, मेंशन करी हैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, क्या क्या रीजंस दिए हैं, वो हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पर ऑथर मेंशन ये करते हैं, हम लोग बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो जीएसटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। तो 5 साल पहले इसको लेकर आया गया था। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि बोला ये जा रहा था कि 5 साल पहले जब इसको ला रहे थे तो बोला ये गया कि इकोनॉमी के लिए अपने आप में एक बून होगा, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, महंगाई को कम करेगा, जो हमारी सरकार है उसकी जो इनकम है उसको बढ़ाएगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, ऐसा बोल के यहाँ पर जीएसटी को लेकर आया गया। लेकिन जब आप लोग देखते हो, जब जीएसटी को लेकर आया जा रहा था, जब लाने से 12 महीने पहले की बात है, 2017 में हम लोग इसको लेकर आए जुलाई में, तो लाने से 12 महीने पहले की बात है। तो लाने से 12 महीने पहले जो महंगाई थी वो 3.66% थी, लेकिन जीएसटी को लाने के बाद में और उसके 12 महीने बाद अगर हम लोग देखें, लागू होने के बाद में 12 महीने बाद, तो महंगाई 12 महीने के अंदर अंदर बढ़ गई, 4.24% पहुँच गई। तो बोला गया जीएसटी इम्प्लीमेंट होते ही महंगाई बढ़ गई। लेकिन ऑथर ये भी मेंशन करते हैं ऐसा केवल इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया के साथ साथ आप कह सकते हो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में। तो ये आपको कंट्रीज़ देखने को मिलेगी, बिल्कुल इन्होंने भी यहाँ पर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। और इनिशियली यानी स्टार्टिंग में क्या हुआ, जीएसटी की वजह से जो महंगाई है वो बढ़ी है, जैसा भारत के अंदर देखने को मिला। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस बात को काफ़ी अच्छे से समझा। अब यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं भाई आपको मैकेनिज़्म समझना है कि क्यों जीएसटी बढ़ा है। देखो थ्योरी के अंदर मेंशन कर रखा है जीएसटी बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बेसिकली एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की तरह कैलकुलेट किया जाता है। अब रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा रेट है जिसमें यहाँ पर हमारी स्टेट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों यहाँ पर सेम रेट में जीएसटी को लेती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था, आपको याद होगा क्या पढ़ाया था, कि जब जीएसटी को यहाँ पे चार्ज किया जाता है तो इसके अलग अलग प्रकार हैं, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है और यूटीजीएसटी है, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था एक है आईजीएसटी।
अब जब हम लोग बात करते हैं स्टेट के अंदर, मान लो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, मान लो राजस्थान के अंदर अगर व्यापार हो रहा है, कुछ सामान को बनाया गया और फिर आप कह सकते हो सेल परचेज़ हुआ, ख़रीदा बेचा गया, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगी, जब राजस्थान के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को बनाकर खरीद कर बेचा गया, मतलब आप कह सकते हो बेचा खरीदा गया, तो इसके ऊपर जो जीएसटी लगती है उसका जीएसटी जो है वो यहाँ पर बट जाती है सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर। मान लो एक सामान का व्यापार किया गया, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगी हुई है, तो करते क्या है, 9% हमारी सेंटर ले जाती है और 9% राजस्थान की सरकार को दे दिया जाएगा, स्टेट ले जाएगी। तो इस प्रकार के यहाँ पर रेट देखने को मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि भैया सेम रेट पर आप कह सकते हो ये जीएसटी को लागू किया जाता है, यानी सेम रेट यहाँ पर जो हमारी स्टेट है और सेम रेट यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो यहाँ पर सेम रेट ले लेती हैं इस जीएसटी का। ऐसा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जीएसटी के बारे में ये बातें बताई गई हैं, बाकी मैंने आपको बता रखा है, काफ़ी बार डिटेल से पढ़ा रखा है जीएसटी के बारे में। एक वीडियो और रिकॉर्ड किया था, मैं आपको क्या करूँगा उसकी क्लिप काट के डाल दूँगा, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको जीएसटी के बारे में डिटेल से बताया था, अगर आप लोग मुझे फॉलो करो तो आपको याद होगा, ठीक है ना। फिलहाल आगे आते हैं मेजर पॉइंट की तरफ। ऑथर डायरेक्टली क्या मेंशन करते हैं, ऑथर ने बोला हमारे पास में कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो जीएसटी के लागू होने के बाद महंगाई बढ़ी है, ऑथर ऐसा बोलते हैं। जैसे कि ऑथर ने बोला कि जब हमने स्टडी करी है और ये पता लगा है कि एक टाइम पर जीएसटी लाने से पहले जो महंगाई थी, इन्फ्लेशन, वो 3.24% का था, लागू होने के बाद में ये 4.61% का हो गया, तो यहाँ पर महंगाई बढ़ती हुई नज़र आई है, ठीक है ना। और ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने कुछ डेटा के अकॉर्डिंग बात करी है। इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो जो खाने वाली चीज़ें, जो खाने पीने वाली चीज़ें, जो फूड आइटम्स हैं, उसके ऊपर तो महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन जो नॉन फूड आइटम्स, जो सामान वगैरह हैं, उसके ऊपर महंगाई काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है, ऐसा भी ऑथर मेंशन करते हैं। ऑथर ने यहाँ पर मेंशन किया कि जैसे जीएसटी को लागू किया गया, इसका जो इम्पैक्ट है महंगाई वाला, वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिला। लेकिन जब हम लोग चीज़ों को वापस से देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर दाम बढ़े हैं, जो कि बेसिकली आप कह सकते हो मतलब कि आप नॉन फूड आइटम कहलाता है, ठीक है ना। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक खतरनाक साबित हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऑथर मेंशन ये करते हैं कि जो जीएसटी को हम लोगों ने लागू किया है, इसकी वजह से अगर आप लोग देखोगे कि महंगाई बढ़ी है, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, जो फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स के ऊपर महंगाई कम हुई है। बाकी जो नॉन फूड आइटम्स हैं, नॉन फूड आइटम्स के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, क्लॉथिंग, जो हमारे कपड़े हो गए, फुटवियर हो गया, ठीक है, हाउसिंग, घर वगैरह हो गए, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर महंगाई बढ़ी है। खाने पीने की चीज़ों के ऊपर महंगाई नहीं बढ़ी है, बट यहाँ पर जो सामान पहनने वाला है, रहने वाला है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये जो महंगाई है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। फिर ऑथर लास्ट में मेंशन करते हैं ऑथर लास्ट में मेंशन करते हैं कि हमारा एक सजेशन है। सजेशन यह है कि जो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है, जिसका प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं है, इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इन सारे प्राइसेस को मॉनिटर करना चाहिए। उसके साथ साथ ऑथर मेंशन ये भी करते हैं कि जो कंपटीशन कमीशन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन को बनाने में मदद करता है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर कि जो कंपटीशन के खिलाफ बहुत सारे प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ पर जो प्राइस है वो यहाँ पे ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि कभी कभी हम लोग देख पाते हैं कि कंपटीशन के खिलाफ में यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो अपने काम दिखा रहा है, जिसकी वजह से प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे ताकि यहाँ पे कोई भी जीएसटी का कोई एडवांटेज, कोई फालतू का फ़ायदा ना उठा पाए, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ यहाँ पे सजेशन वगैरह दिए गए थे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लेकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे जो कि हम लोगों ने डिटेल से कवर कर लिए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग को पता चल चुका है। बाकी एक और छोटा सा ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आर्टिकल है। अब यार इसमें कुछ है नहीं ऐसा, सिर्फ और सिर्फ टर्म है एक। अब ये जब टर्म को हम लोग देखते हैं तो सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। तो सोशोलॉजी जिसका ऑप्शनल है, डेफिनेटली उसको ये आर्टिकल रीड करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे चर्चा की गई है किसके बारे में, वर्स्तेहन के बारे में। वर्स्तेहन की डेफिनेशन क्या है, तो वर्स्तेहन बेसिकली एक जर्मन वर्ड है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको वो डायरेक्टली बता रहा हूँ। जो एक जर्मन वर्ड है वर्स्तेहन, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना गहराई में, किसी चीज़ को यहाँ पर एक डीपली तरीके से अंडरस्टैंड करना, उसको हम लोग यहाँ पे वर्स्तेहन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जाता है एक एग्जाम्पल के तौर पर
कि भाई यहाँ पर सोशलॉजी के अंदर ये टर्म यूज़ की जाती है। अगर हम लोग बात करें कि मान लो एक रिसर्चर है जो कि यहाँ पर चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यहाँ पर यह है कि दूसरे पर्सन के एक्सपीरियंस को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। तो वो यहाँ पे क्या करता है? वो यहाँ पे अपने आप को दूसरे पर्सन की जब एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना होगा तो दूसरे पर्सन की जगह पर रख कर सोचना होता है। तो यहाँ पे वो हर काम करेगा, वो काम करेगा जो कि दूसरा पर्सन कर रहा है, ठीक है। तो उससे कुछ सीखेगा, उससे लर्न करेगा, उसके साथ में बातचीत करेगा, इंटरेक्शन करेगा, उसके बाद में जाके यहाँ पे सही से उसके ऊपर रिसर्च कर पाएगा। तो मेंशन किया गया कि भाई यहाँ पर वेर्सेहन का मतलब है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना डीप वे में। बस खाली ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर सोशलॉजी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब फटाफट हम लोग चलते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है, इसको कवर करते हुए अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। थंबनेल वाला आर्टिकल हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अच्छा हाँ, कल के द हिंदू के 2 आर्टिकल ले गए थे आपका। आज एक एडिटोरियल था और एक फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल था। तो यार आज भी वीडियो लंबा हो चुका है तो परेशान ना होना। देखो मुझे याद है संडे में हमारे एडिटोरियल्स आते ही नहीं है, संडे में सिर्फ साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है। तो संडे वाले दिन आराम से फुर्सत से हम लोग उन आर्टिकल्स को कवर कर लेंगे, तो आपका कोई भी जो इशू है वो पेंडिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा प्रॉमिस आपके साथ में हमेशा से रहता है और रहेगा। और क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं कवर करूँगा उसको तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी टाइम हो जाएगा, तो इस चक्कर में उसको हम लोग संडे में कवर कर लेंगे। संडे में क्योंकि टाइम काफ़ी मिल जाता है। नाउ अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि कौन से शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 10th शेड्यूल देखने को मिल जाता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।